आपने कभी ध्यान दिया है, कई लोग होंगे जो आपसे कम टैलेंटेड होंगे, आपसे कम फनी होंगे और कम बुद्धिमान होंगे, फिर भी वो आपसे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। इवन अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो, उसके बावजूद भी आपके बैंक अकाउंट में हमेशा पैसे क्यों नहीं रहते? या आपको क्यों लगता है आप फाइनेंशियली प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप पैसे के साथ करते हो और जो आपको गरीबी में रख रहे हैं। ये वो आदतें हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं और शायद हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन असलियत में ये हमें गरीबी में रख रहे हैं। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा इन आदतों को सुधारने के लिए, जिससे आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग अमीर बन सकें। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो है डिले टाइम। हम सबके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट या गोल होता है जो हम जानते हैं हम कर सकते हैं और अपनी लाइफ बदल सकते हैं, पर यहाँ हमारी प्रॉब्लम बन जाता है डिले टाइम। मतलब कितना टाइम लगता है किसी गोल या ड्रीम को परसीव करने में और उसका रिवॉर्ड मिलने में। ये वही पॉइंट है जहाँ बहुत सारे लोग अपने पैर पीछे कर लेते हैं और सोचते हैं यार बिजनेस शुरू करना है या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो 3 साल तक तो पैसे ही नहीं आएंगे, बेटर है ना करो। तो बेसिकली लोगों का सोचना होता है रिवॉर्ड मिलने में तो इतना टाइम लगेगा, जिससे वो स्टार्ट ही नहीं करते। जैसे कोई सोचता है कि अगर मैं इस खराब रिलेशनशिप से बाहर निकलूंगा तो कितने टाइम तक अकेला रहूंगा, इसलिए वो रुक जाते हैं। पॉइंट ये है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी गोल या ड्रीम को अचीव करने में 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप सोचेंगे अरे भाई ट्राई ही क्यों करना। ऑनेस्टी और रियलिटी के बेस पे प्लान करने में कोई बुराई नहीं है। 3 साल का, 5 साल का, 20 साल का, लेकिन उस 20 साल के बाद के पे ऑफ को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये टाइम में बहुत आगे है और तभी लोग गिव अप कर देते हैं। क्या आपने कभी कोई गेम खेला है जिसे खेलते रहो और रिवॉर्ड आपको 1 साल बाद मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई उस गेम को ना खेलता। इन्हें अच्छे से पता होता है कैसे आपको गेम से बांध कर रखना है, इसलिए हमें क्विक विंस की जरूरत होती है। मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ अचीवेबल टारगेट सेट करो, 3 महीने में या 6 महीने में, और अगर आप इन विंस को हर वीक में ब्रेक कर पाएं तो ये बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है तो वो डिले टाइम इतना भारी नहीं लगेगा और आप मोटिवेटेड रहोगे। तो सोचो आप अपने गोल या ड्रीम के लिए कैसे क्विक विन सेट कर सकते हो ताकि आप कभी गिव अप ना करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कभी भी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उनका मन कहता है ये तो होना ही नहीं है। सोचो आपने लाइफ में किस चीज़ के बारे में ऐसा सोचा है। कई बार आपने सोचा होगा ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। गारंटी है कि जैसे ही आप ऐसा सोचोगे आप गिव अप करोगे, लेकिन याद रखो ये सिर्फ एक मेंटल ट्रिक है। आपके दिमाग ने एक assumption बनाया है जो कि सही भी हो सकता है या गलत भी। क्या आपने कभी सोचा है जो आप करने जा रहे हैं किसी ने पहले किया है और क्या उनका काम बना? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी है और उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिले। अगर आप अपने ड्रीम या गोल में पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं हैं तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका मन कहता है ये काम नहीं करेगा। अगर आप सही तरीके से सोचोगे, प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो आपके ड्रीम्स पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और थोड़ा डिसिप्लिन बिल्ड करो, हर सुबह उठ के मेडिटेट करो, सोचो तुम कहाँ होना चाहते हो, एंजॉय करो इस प्रोसेस को, पता करो तुम्हें एंड में क्या मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना टाइम लगने वाला है वो भी देखो। सेकंड मिस्टेक है खुद को पहले पे ना करना। ये कॉन्सेप्ट रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में अच्छे से समझाया गया है। इसका मतलब है कि जब भी आपको सैलरी मिले, चाहे हर महीने या हर 15 दिन में, उसका एक छोटा हिस्सा अलग रख लो, चाहे सेविंग्स में या इन्वेस्टमेंट में। इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक मजबूत फ्यूचर की गारंटी मिलती है। इस अप्रोच से आप चेक टू चेक जीने से बचते हैं और लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को पहले पे करना फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए एक जरूरी हैबिट है। सोचो समर्थ एक जवान बिजनेसमैन है जिसने अपना साइकिल रिपेयर का बिजनेस शुरू किया। वो हर दिन मेहनत करता और उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसकी अच्छी कमाई होने के बावजूद समर्थ अपने आप को पे नहीं करता था कि उसके सारे पैसे बिजनेस ग्रो करने, नए टूल्स खरीदने और बिल्स पे करने में चले जाते थे। उसके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, सेविंग्स का कोई फंड नहीं था और वो हॉलीडेज पर भी नहीं जा सकता था। फिर एक दिन उसे समझ आया कि वो गलती कर रहा है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और खुद की फाइनेंशियल सेफ्टी को प्रायोरिटी दी। हर महीने के कुछ पैसों को वो सेविंग्स में डालने लगा और खुद को भी सैलरी देने लगा। ये स्टेप लेने से वो फाइनेंशियल सिक्योर तो महसूस करता ही था, साथ ही उसका बिजनेस ग्रो करने का मोटिवेशन भी बढ़ा। अगली गलती है हर महीने के इनकम और एक्सपेंस का हिसाब ना रखना। बहुत लोग अपने एक्सपेंस को बढ़ा लेते हैं जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से डिसाइड नहीं करते कि वो हर महीने कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर आप अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंस का हिसाब नहीं रखते तो आपके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और सारी कमाई खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जब ज़्यादा पैसे कमाना शुरू करते हैं तो वो बिना सोचे समझे अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। ये सीधा रूट है फाइनेंशियल डिसास्टर की तरफ। दोबारा सोचो समर्थ के बारे में। समर्थ एक फ्रीलांसिंग का काम करता था जिससे उसकी हर महीने की इनकम अलग थी। वो अपने काम में व्यस्त था, लेकिन वो कभी भी अपने मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रैक नहीं रखता था। एक दिन उसने एक हाई एंड कार खरीदने का डिसाइड किया, लेकिन कार खरीदने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास रेंट, खाना और बिजली बिल के पैसे नहीं हैं। वो परेशान हो गया कि अगले महीने तक कैसे गुजारा होगा। अगर समर्थ हर महीने अपने फाइनेंसेस का ट्रैक रखता तो समझ जाता कि उसके पास कितने पैसे हैं और कार खरीदना सही डिसीजन है या नहीं।
आपको अपने पैसे का हिसाब रखना चाहिए ताकि आपको पता हो हर महीने आपके पास कितना पैसा है खर्चने के लिए और बचाने के लिए। जब आप अपने इनकम और एक्सपेंस का पता करोगे तो आप इजीली बजट बना सकते हो और अपने एक्सपेंस को एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने में हेल्प मिले। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करते तो आसानी से डेट में फंस सकते हो जो आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को हार्म कर सकता है। लेकिन जब आप अपने इनकम और एक्सपेंस का सही हिसाब रखते हो तो आपको ये गारंटी मिलती है कि आप ज़्यादा नहीं खर्च कर रहे हो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए सेव और इन्वेस्ट कर रहे हो। फोर्थ गलती है इनर क्रिटिक की सुनना। आपको पता है इनर क्रिटिक क्या होता है? वो चिड़चिड़ी आवाज़ जो आपको बार बार ये कहती है कि आप क्या नहीं कर सकते। बहुत लोगों के अंदर इनर क्रिटिक होता है। सच बोलूं तो ज़्यादातर समय मेरे अंदर कोई भी क्रिटिक नहीं होता जो मुझे ये सब बातें सुनाए कि मैं क्या नहीं कर सकता। ज़्यादातर समय तो मैं ठीक होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये इनर क्रिटिक निकल कर आता है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और वो होता है जब मैं कुछ लिखने बैठता हूँ, जैसे कि वीडियो स्क्रिप्ट। फिर इस तरह की आवाज़ आती है, लास्ट टाइम अच्छी स्क्रिप्ट बन गई क्योंकि वो लक था। ये करने का मतलब ही क्या है? ये सब कुछ बकवास है, तुम कभी भी टाइम पर ये नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है हम सबके अंदर थोड़ा बहुत इनर क्रिटिक होता है। आपके अंदर है क्या? अगर है तो वो आपसे क्या कहता है? मुझे पता है जब मेरा इनर क्रिटिक बोलता है मेरा कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है और ये क्रिटिक कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। जैसे ये सब बकवास है, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं मिलता कि बकवास क्यों है। फनी बात यह है कि अगर तुम सक्सेसफुल लोगों को देखो तो लगता ही नहीं कि उनके अंदर कोई इनर क्रिटिक है, पर असल में जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे, खासकर टॉप परफॉर्मर्स से, उनमें ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, सबके अंदर इनर क्रिटिक होता है। टॉप परफॉर्मर्स बस अलग तरीके से डील करते हैं। तो सोचो टिपिकल एडवाइस जो हमें मिलती है, अपने इनर वॉइस को शांत करो, मेडिटेट करो, एक विजन सेट करो जो तुम्हें महात्मा बना देगा। लेकिन मुझे लगता है इससे एक अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले याद रखो सबके अंदर, इवन टॉप परफॉर्मेंस में भी इनर क्रिटिक होता है। देखो इन थॉट्स में एक पैटर्न होता है। ये सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक एक्चुअली में एक फॉर्म है सेल्फ सेंटर्डनेस का। क्यों ऐसा होता है? जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो ये इनर क्रिटिक आपसे क्या कह रहा है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, तुम क्वालिफाइड नहीं हो। कुछ कॉमन नोटिस किया? ऑब्वियसली ये सब आपके बारे में है। और जब आप ये रियलाइज करते हो, सॉल्यूशन बहुत ही क्लियर हो जाता है, जो गीता में भी बताया गया है कि खुद पर फोकस करना बंद करो, अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ। जैसे जब मुझे अंदर से आवाज़ आती है तुम अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते या ये सब बकवास है, तो मैं क्या सोचता हूँ, हमें एक अच्छी वीडियो बनानी है, लोगों को इसकी ज़रूरत है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप लोगों को बताते हो कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं और आप खुद बस महीने के 10,000 रुपये कमाते हो। तो जब आपका इनर क्रिटिक बोले तो खुद अच्छे पैसे नहीं कमा रहा, कौन हो तुम लोगों को पैसे कमाने की एडवाइस देने वाले? तुम खुद भी अमीर नहीं हो। लेकिन इसे दूसरे तरीके से सोचो, मैं करने की जगह फोकस करो उन लोगों पर जिन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसे सोचो, बेशक मैं 10,000 या 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, पर क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ और शेयर करूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, जिससे लोग एटलीस्ट मेरे लेवल तक तो पहुँचे। या फिर मान लो आप एक रूम फुल लोगों के सामने स्पीच देने वाले हो, तो बहुत कॉमन होता है डर जाना, शायद दिल की धड़कन भी तेज हो जाए। कोई भी नेगेटिव आवाज़ आए, याद रखो ये स्पीच उन लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। उनको आपकी हेल्प चाहिए, वो आपके पास आए हैं, आप जानते हो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। याद रखो जब ऐसी आवाज़ आए उसे अपना रीज़न बताओ क्यों आपको ये करना ज़रूरी है। 5वीं गलती है अपने हाउसिंग एक्सपेंस पे नज़र ना रखना। कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन हाउस या रेंट पे जाता है। जनरल रूल ये है कि आपकी सैलरी का सिर्फ 30% ही हाउसिंग पर जाना चाहिए ताकि आप एक डिसेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें और ज़्यादा खर्चे भी ना हों। अगर आप ज़्यादा रेंट दे रहे हैं तो सोचो किसी सस्ती और कन्वीनियंट जगह पे शिफ्ट करने के बारे में, या फिर रूममेट लेकर कॉस्ट शेयर करो, बजट एडजस्ट करो अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग और पेचेक टू पेचेक जीने वाली सिचुएशन से दूर रहो। 6th है इमरजेंसी फंड का ना होना। इन्वेस्ट करने और डेट को पे ऑफ करने से पहले एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाओ। लाइफ में ट्विस्ट और टर्न्स हमेशा आते रहते हैं और ऐसे टाइम पे इमरजेंसी फंड सेफ्टी की फीलिंग देता है। कभी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस या कठिन सिचुएशन आ सकती है और एक इमरजेंसी फंड से आप अवॉइड कर सकते हैं अननेसेसरी डेट में फंसने से। अपने इमरजेंसी फंड के लिए एक क्लियर टारगेट रखो और कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंस का बैकअप बनाने की कोशिश करो। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है अपनी फाइनेंसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए और पीसफुल स्लीप पाने के लिए। 7th, फाइनेंसेस में खुद को एजुकेट ना करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने फाइनेंसेस के बारे में नहीं सीखते और इस वजह से फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो पैसे बचाने और फ्यूचर में ज़्यादा पैसे अर्न करने की। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड और उसके इंटरेस्ट रेट का नहीं पता तो आसानी से आप डेट में फंस सकते हो। जैसे समर्थ 25 साल का है, अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, पिछले कुछ सालों से वो फ्रीलांसिंग कर रहा है और कुछ सेविंग भी की है, लेकिन पैसे और टैक्स के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। अब सोचो एक दिन उसे एक अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आता है, वो खुश होकर जॉब एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि फ्रीलांसिंग से वो 1 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन इस जॉब में उसे 1,10,000 रुपये मिलेंगे।
लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सैलरी में कितना टैक्स कटेगा और बाकी खर्चे कटेंगे, और सबसे बुरी बात, उसे उस कंपनी की लोकेशन में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, जिससे जहाँ पहले वो 1 लाख में से 60,000 रुपये बचा लेता था, अब वो 20,000 ही बचा पाता है। इसीलिए फाइनेंस में खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बजटिंग, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स, इन सब चीज़ों को समझना पड़ता है। आप बुक्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो या फाइनेंस एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। 8वीं गलती है ज़्यादा टैक्स पे करना। एक कहावत सुनी है कि लाइफ में 2 चीज़ें फिक्स हैं, मौत और टैक्स। सबको टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, पर कई लोग टैक्स को ब्लाइंडली पे करते हैं बिना सोचे कि वो कैसे अपने टैक्स को लीगली कम कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा टैक्स छुपाओ, पर टैक्स को ऑप्टिमाइज करना सीखो। बिजनेस ओनर्स के लिए करना थोड़ा आसान होता है, पर अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी कई ऑप्शंस हैं। एक स्मार्ट अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात करो। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। जॉब से रिलेटेड एक्सपेंस के रिसीट रखो और डिडक्शन के बारे में रिसर्च करो। 9th गलती है अच्छे लोन का फ़ायदा न उठाना। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि हर कर्ज बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, अच्छा कर्ज वो होता है जो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो ला के देता है। अच्छा कर्ज हो सकता है एक घर खरीदने के लिए लोन लेना जो आप रेंट पे देने वाले हो, या अपने बिजनेस के लिए क्रेडिट जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो। लेकिन हर तरह के कर्ज अच्छे नहीं होते। मान लो अगर आपने एक फ्लैट के लिए लोन लिया है जो आप रेंट पे देना चाहते हो, लेकिन किराया उस अमाउंट से कम है जो आपको हर महीने बैंक को देना पड़ता है, इसलिए आपको अपने पॉकेट से पैसा निकालना पड़ता है, तो ये कर्ज बुरा है। और बुरा लोन लेना और उसके साथ जीना बहुत ही खतरनाक है, खासकर अगर वो कर्ज क्रेडिट कार्ड का है और आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट ही कर रहे हैं, या फिर आपने बिना सोचे समझे किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर लग्जरी आइटम जैसे कार या टीवी के लिए कर्ज लिया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ हाई एंड रेस्टोरेंट या बार्स में जाने के लिए कर्ज लेते हैं कि उन्हें सालों तक कर्ज चुकाना पड़ता है। पर कैसे आप लोन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं।